हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा क्विज सेशन 14 है और ब्रॉड टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो आज भी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं है। Q इज़ इक्वल टू A इंटू के टू द पावर अल्फ़ा L टू द पावर बीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज़ 1। नेक्स्ट ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ऑप्शन 3 है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज़ अल्फ़ा। और ऑप्शन डी है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज़ इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। तो इसका आंसर ये तो आप देख रहे हैं, ये करेक्ट है। आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज़ अल्फ़ा। ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और देखिए डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ये क्या है एक्चुअली। आप मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इसके बारे में आप जानते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी मैंने डिस्कस की है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी देखिए, यहाँ पर अ प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस if after multiplying each input by a constant c the constant can be factored out। ये क्या होते हैं? देखिए, हम एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन को हम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है 2k² प्लस एल प्लस के एल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच इनपुट विद अ कांस्टेंट सी, मतलब एल और के को हम कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 2 इंटू सी के होल स्क्वायर, क्योंकि ये के स्क्वायर है तो के को हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस सी इंटू एल इस एल को हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सी के इंटू सी एल। ठीक है, और क्यू ये है सी, मतलब फंक्शन है सी के सी एल का। ठीक है, तो ये हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सी को जब हम कॉमन लेते हैं, सी इज़ नॉट कम्प्लीटली फैक्टर्ड आउट, क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। तो यहाँ पर सी को हम टोटली फैक्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में सी कम्प्लीटली फैक्टर्ड आउट होते हैं। और ये फैक्टर्ड आउट क्या होते हैं, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर अ प्रोडक्शन फंक्शन is homogeneous of degree 1 has a constant that is factored out with an exponent of 1। यहाँ पर q is equal to 2l plus 4k है। ठीक है, तो यहाँ पर हम q यहाँ पर हम अब देखिए ये फंक्शन आप देख रहे हैं c के सी एल, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं l विथ c और k विथ c। तो ये ऐसे दिखते हैं, ये ही प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे दिखते हैं 2cl प्लस 4ck, क्योंकि हम c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ k एंड l। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर c कॉमन हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए c इंटू 2l प्लस 4k, लाइक यहाँ पर बीच में कोई c नहीं है। दैट इज c इज कंप्लीटली फैक्टर्ड आउट। इसका मतलब है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि यहाँ पर c टू द पावर 1 है। पहले देखिए यहाँ पर बीच में एक c है, यहाँ पर भी एक c है, तो c कम्प्लीटली फैक्टर्ड आउट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर c कम्प्लीटली c इंटू 2l प्लस 4k, तो यहाँ पर बीच में कोई c नहीं है, c कम्प्लीटली फैक्टर्ड आउट हो रहे हैं और c का पावर 1 है। दैट इज़ ये सी स्क्वायर या सी टू द पावर 3 या सी टू द पावर 0.5 ऐसा कुछ नहीं है, ये सी टू द पावर 1 है, इसलिए कंप्लीटली फैक्टर्ड आउट हो रहे हैं और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, के टू द पावर 0.3 एल टू द पावर 0.7। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब सी को हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर c टू द पावर 0.3 है कॉमन हो रहा है, और c टू द पावर 0.7 कॉमन हो रहा है। तो c टू द पावर 0.3 प्लस 0.7 c होता है, तो c टू द पावर 1 होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर गिवन है। सो आई होप दिस इज क्लियर।
और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर आप देखिए Q इज इक्वल टू K टू द पावर 0.3 L टू द पावर 0.2, तो C को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए C को हम कॉमन ले रहे हैं, तो C टू द पावर 0.3 C टू द पावर 0.2, और हमें पता है C टू द पावर 0.3 इंटू सी टू द पावर 0.2 ऐसे होते हैं सी टू द पावर 0.3 प्लस सी टू द पावर 0.2 विच इज़ इक्वल टू सी टू द पावर 0.5। तो ये ऐसा होता है सी टू द पावर 0.5 के टू द पावर 0.3 एल टू द पावर 0.2। तो सी टू द पावर 0.5 मतलब लेस देन 1 है, एक्सपोनेंट लेस देन 1, इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप ये होमोजीनिटी के बारे में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द प्रोडक्शन फंक्शन विट फॉर्म्स विद अ टेक्निकल प्रोग्रेस ए टू द पावर टी, मतलब ए टू द पावर टी को हम टेक्निकल प्रोग्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के टी, टी मतलब टाइम, ए टी इंटू एल टी। ओके, ये पहला है। नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टी इंटू के टी कॉमा एल टी, ये है सेकेंड, अब देख सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड है Q इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पर कॉमन है फंक्शन ऑफ के टी एंड एल टी। अब देख सकते हैं, मैं फिर एक बार लिख रही हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शंस आप देख सकते हैं। तो ऑफ द अबव विच प्रोडक्शन फंक्शन विथ लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी विल कीप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल विल रिमेन एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर लेबर ऑगमेंटिंग कीवर्ड है, तो लेबर ऑगमेंटिंग क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना ही चाहिए, टेक्निकल एडिशन होते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका इसका आंसर ए होगा, मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए क्यों होगा, ये ए होगा आंसर। ठीक है, क्यों होगा मैं ये समझा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, सपोज आपका एक फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन, सपोज आपके पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एल एंड टी। तो ये t है टाइम वेरिएबल। ठीक है, ये t है टाइम वेरिएबल। तो टाइम के हिसाब से कैपिटल और लेबर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं बेसिकली, आप जानते हैं। तो देखिए y बाई एल फंक्शन ऑफ k बाई एल, 1 टाइम वेरिएबल तो फिक्स्ड है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्मॉल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्मॉल k t। ठीक है, तो ये है यूजुअल फॉर्म। लेकिन इसके अलावा भी टेक्निकल प्रोग्रेस एक कंसेप्ट है इसके अलावा। तो ये टेक्निकल प्रोग्रेस हम इक्वेशन में इंक्लूड कर सकेंगे। दैट इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस मतलब समय के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये जब हम मतलब इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो तब एक डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन दिखेगा। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि लेबर और कैपिटल फिक्स्ड है लेकिन आउटपुट इंक्रीज होता है। ठीक है, लेबर और कैपिटल फिक्स्ड है लेकिन आउटपुट इंक्रीज होता है। तो हमारा एक नया प्रोडक्शन फंक्शन होगा, दैट इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टी के बी टी एल। ओके, तो यहाँ पर ये जो ए टी और बी टी है
ये ए और बी टाइम के फंक्शन है, टेक्निकल प्रोग्रेस। सो समय के हिसाब से इन प्रोडक्शन फंक्शन में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो फिर एक बार मैं लिख रही हूँ, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टी के बी टी एल। ठीक है, तो ये नया प्रोडक्शन फंक्शन है। तो ये जो ए टी के है, ए टी के, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। इसे हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल। और ये के जो है, इसे हम कहते हैं एक्चुअल कैपिटल। तो एटी क्या है? एटी है रेट ऑफ चेंज, एटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ए विथ टाइम। ठीक है, ओके। तो जब ये इंक्रीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी विथ टाइम इंक्रीज होता है, तब इफेक्टिव कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है। और बीटी के लिए भी सेम, ये लेबर टर्म्स के है। ठीक है, तो जब ए टी मतलब कैपिटल ऑगमेंटिंग जो है, इसको ये जब पॉजिटिव होता है और बी टी जब 1 होता है, तब इसे हम कहते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए टी के कॉमा एल। तो यहाँ पर ए बी टी 1 है, बी टी 1 है, और ए टी के मतलब जो इफेक्टिव कैपिटल है वो होता है। तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग। और जब ये 1 होते हैं और बी टी पॉजिटिव होते हैं, तो तब हम लेबर ऑगमेंटिंग कहते हैं, जस्ट द ऑपोजिट। तो जब क्या है, देखिए ये प्रोडक्शन फंक्शन है ए टी के, न्यू प्रोडक्शन फंक्शन बी टी एल। तो जब बी टी पॉजिटिव होते हैं और ए टी 1 होते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेबर ऑगमेंटिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर ही लेबर ऑगमेंटिंग स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में, क्योंकि देखिए Q इज इक्वल टू एफ ऑफ के टी कॉमा ए टी एल टी। मतलब यहाँ पर K का कैपिटल स्टॉक का जो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल विथ टाइम का जो टेक्निकल प्रोग्रेस का जो फैक्टर था वो 1 है, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये तो आप जानते ही है, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट 0 होगा। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज 100 फॉर अ गिवन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट 70 गिवन है, तो आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना होगा। तो ये अब सोचिए, पॉज करके अब देखिए, लेकिन यहाँ से आंसर डिटर्मिन करना इजी नहीं है। तो बिकॉज एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन एंड एवरेज आपका सिर्फ टोटल कॉस्ट गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट। दे हैव आस्क्ड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? सो कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1 इम्प्लिसिट स्टेटमेंट 1 इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा कोई बात नहीं है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि वो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट से इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ओनली 2 इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज यहाँ पर एक सी एस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, तो मैं लिख रही हूँ सी एस प्रोडक्शन फंक्शन बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन वेरी क्लियर। a1 x1 टू द पावर रो a2 x2 टू द पावर रो 1/रो। तो ये है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन फैक्टर निकालने होंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा? देखिए, मैं प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुके, लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कंसेप्ट। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, इफ़ यू जस्ट रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। और ये भी तो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर एक माइनस साइन था, -1/बीटा, ये इस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू, मतलब ये सब्सटीट्यूशन का सिंबल है और बीटा है सब्सटीट्यूशन पैरामीटर। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज 1/1 प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था, ओके, नेगेटिव साइन था, -बीटा बीटा प्रोडक्शन फंक्शन पे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं, यहाँ पर सब पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये 1/1 माइनस रो होगा, वहाँ पर 1/1 प्लस बीटा था, सब्सटीट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन फैक्टर। तो यहाँ पर 1/1 माइनस रो होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज व्हेन, इसका आंसर भी आप जानते हैं, ये ऑप्शन बी होगा, एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है, एन आइसोकॉस्ट लाइन आइडेंटिफाइज, आइसोकॉस्ट लाइन इज सिमिलर टू दैट ऑफ बजट लाइन। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट अ प्रोड्यूसर हैज़ अ टोटल बजट ऑफ ₹120, बजट है 120, यहाँ पर गिवन है टोटल एक्सपेंडिचर 120, प्रोड्यूसिंग अ सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट, एक सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है। ही हैज़ टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑन 2 फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल आर ₹15 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। प्राइस गिवन है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। तो जब कॉम्बिनेशन ए में आप 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आप ले रहे हो टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट हो रहा है उस गुड कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो 120 ही रहता है, क्योंकि आपका बजट है 120, ओके। तो आप 0 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो, तो 15 × 8 आप जानते ही है 120, ओके। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा लेबर एम्प्लॉय करना चाहते हो तो आप एम्प्लॉय कर रहे हो 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, तो आपको कैपिटल रिड्यूस करके आपका 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हो जाते हैं। तो इससे भी आपका बजट सेम रहता है। तो आपका एक्सपेंडिचर देखिए सेम रहता है, लेकिन आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एल एंड के आप एम्प्लॉय कर रहे हो। तो ये बजट लाइन की तरह ही कंसेप्ट है। सो आइसोकॉस्ट लाइन बेसिकली इट इज़ द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, क्योंकि देखिए आप बाकी के ऑप्शंस आप देखिए, लीस्ट कॉस्टली कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड यूज अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी गिवन है, ये प्लॉट किया है, ये लीस्ट कॉस्टली आउटपुट नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस गिवन है, 8, 0, फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल गिवन है। सो दीज वेराइटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड नॉट द लीस्ट कॉस्टली कॉम्बिनेशन। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप तो नहीं है, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये आइसोकॉस्ट लाइन है, दिस इज अ एक्सपेंडिचर, दिस डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ अ प्रोड्यूसर, ओके। उसका बजट कितना है और उस बजट में वो कैसे लेबर और कैपिटल को यूज़ करेंगे, कैसे, गिवन दैट बजट, कीपिंग द आउटपुट लेवल सेम, ओके। सो फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट एक्चुअली। और लास्ट है, रेट एट विच one input can be substituted for another in the production process. It doesn't talk about the rate because they have talked about isocost line kya hai. So it is talking about the isocost line. So here we are taking the slope of the isocost line. देखिए, price of labor by price of capital. तो यहाँ पर we are taking the budget, that is producer's total budget, into consideration and how he is allocating labor and capital, keeping the prices of labor and capital in mind, right? तो ये relative prices of inputs है, क्योंकि देखिए slope of
the isocost line is price of labor by price of capital. Fine, so this is option B. नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं? देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज experienced by a firm when it increases its level of output. Economies of scale एक cost advantage है जो एक firm experience करते हैं जब वो उसका output increase करता है. So the advantage arises due to inverse relationship between per unit fixed cost and the quantity produced. तो ये advantage क्या कैसे होता है? क्योंकि ये advantage होता है due to an inverse relationship. एक inverse relationship exist करता है between per unit fixed cost और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. मतलब आप क्वांटिटी जितना इंक्रीज करोगे आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगा. ठीक है. सो ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, अब जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे लोअर विल बी द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉल इन वेरिएबल कॉस्ट. सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट पे फॉल नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट में भी डिक्रीज होता है. Okay, average non-fixed cost with an increase in output. This is brought by operational efficiencies and synergies as a result of increase in the scale of production. तो देखिए ये एक long run concept mostly है क्योंकि scale of production जब increase होता है, नए टेक्नोलॉजी आते हैं तो क्या है आप ज़्यादा efficiently production कर पाते हो at a lower cost. ओके, तो आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाता है. इस डायग्राम से ही आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिवन है. LRAC मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ओके, सो यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिवन है. तो पहले देखिए Q लेवल ऑफ आउटपुट में ये C था, तो जब Q इंक्रीज हो गया है एट अ मिनिमम लेवल ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, तो C देखिए C डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. सो क्वांटिटी इंक्रीज होने से एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा है. तो इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि एक कॉस्ट एडवांटेज है क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. राइट. ओके, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू इकोनॉमीज दैट आर यूनिक टू द फर्म. ये फर्म का स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी जो वो एंजॉय करते हैं. फॉर इंस्टेंस अ फर्म मे होल्ड अ पेटेंट ओवर अ मास प्रोडक्शन ऑफ मशीन. उसका एक राइट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ मशीन के ऊपर. ठीक है, विच अलाउज इट टू लोअर इट्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर दैन अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. क्योंकि उसके पास एक मशीन मतलब पेटेंट है मास प्रोडक्शन, एक मशीन का मास प्रोडक्शन के लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो कर सकता है कंपेयर टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. तो ये उसका स्पेशलिटी है, तो इसलिए उस फर्म की स्पेशलिटी है. तो बाकी के उसके कंपिटिटर फर्म से वो एक एडवांटेज गेन लाइक एंजॉय करते हैं. इसे हम कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और नेक्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो ये रेफर करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉयड बाय द एंटायर इंडस्ट्री. तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल सब लोग एंजॉय करते हैं, सब ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री एंजॉय दिस बेनिफिट. सो फॉर इंस्टेंस सपोज द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन. गवर्नमेंट स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, increase करना चाहते हैं. In order to do so, the government announces that all steel producers who employ more than 10,000 workers will be given a 20% tax break. तो गवर्नमेंट एक स्कीम अनाउंस करते हैं कि सारे स्टील प्रोड्यूसर्स जो 10,000 के ऊपर वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं तो उनको एक 20% टैक्स ब्रेक दिया जाएगा. दस द फर्म्स एम्प्लॉइंग लेस दैन 10,000 वर्कर्स, तो जिस फर्म्स का वर्कर 10,000 से कम था, कैन पोटेंशियली लोअर देयर एवरेज कॉस्ट बाय एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स. क्योंकि 20% टैक्स ब्रेक होगा तो वो अब ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करेंगे. जिसका 10,000 से लेस वर्कर्स था वो 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करेंगे ताकि उसे ये 20% टैक्स ब्रेक का बेनिफिट मिले.
ठीक है. So thus the firms employing less than 10,000 workers can potentially lower their average cost of production by employing more workers. This is an example of external economy of scale, one that affects the entire industry or sector of the economy. ठीक है. तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि लॉन्ग रन विथ कांस्टेंट टेक्निकल कोएफिशिएंट्स. ठीक है. तो बाकी के ऑप्शंस ने शॉर्ट रन तो नहीं होगा और लॉन्ग रन टेक्नोलॉजी तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले ही कहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा विथ आई मीन व्हाट टू से, देयर विल बी अ चेंज इन एवरीथिंग. ठीक है. वेरिएबल फिक्स सबका ही चेंज होगा. तो ये है कांस्टेंट टेक्निकल कोएफिशिएंट्स. इसका आंसर ऑप्शन ए होगा. और लास्ट क्वेश्चन है Cobb-Douglas type of production function के. तो consider an economy with a Cobb-Douglas type of production function with two inputs, capital and labor. The share of capital and labor in total output are respectively 1/4 and 3/4. ये है share of capital and labor, मतलब alpha and beta. Okay, fine. तो ये 3/4 है, 1/4 है. नेक्स्ट है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रिस्पेक्टिवली 8% and 4%. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर. ठीक है. न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम. तो यहाँ पर टेक्निकल प्रोग्रेस गिवन है. व्हाट विल बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट. इस टाइप का सम मैंने पहले ही डिस्कस किया है. तो इसका आंसर डी होगा. आप खुद ट्राई कीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ क्यों आंसर डी होगा और कैसे आंसर डी होगा. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर गिवन है अल्फा. अल्फा इज शेयर ऑफ कैपिटल. शेयर ऑफ कैपिटल. तो ये है 1/4 क्वेश्चन में गिवन है. बीटा है शेयर ऑफ लेबर, जो कि है 3/4. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या था. फॉर्मूला था del Q/Q इज इक्वल टू अल्फा. Q मतलब आउटपुट. अल्फा इंटू del K/K प्लस बीटा इंटू del L/L प्लस del A/A. तो ये था फॉर्मूला. तो हमारे पास डेल की शेयर ऑफ कैपिटल है 1/4. ओके. फिर डेल K/K है 8% प्लस बीटा है 3/4 और डेल L/L गिवन है कितना 4% और डेल A/A गिवन है 3%. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन. 3%, 8%, 4%. ठीक है. तो ऐसे हम फॉर्मूला को पुट करते हैं. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस. del Q/Q इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0.08, क्योंकि 8%, 3/4 इंटू 0.04 प्लस 0.03. So this will be equal to 0.02, okay, plus 0.03 plus 0.03. So this will be 0.08, जो कि परसेंटेज फॉर्म में है 8%. इसलिए इसका आंसर डी होगा. ओके. तो ये फॉर्मूला मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में ही मैंने डिस्कस किए थे. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. So we are done with quiz session 14. We'll come up with more quizzes. Till then, keep on learning, keep on watching. Stay safe. Bye-bye.